हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको मोल कंसेप्ट के सारे जो थ्योरी पेपर थे, जो थ्योरी थिंग्स थी, मैंने आपको बता दी। कुछ क्वेश्चंस भी हमने मोल कंसेप्ट के करे थे। आज मैंने कुछ पीपीटी क्वेश्चंस की पीपीटीज बनाई है जो नीट पैटर्न की है कि क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में एक्चुअली कैसे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ आते हैं, क्या लेंदी सॉल्यूशन होते हैं, कैसे हम आंसर को एस्टिमेट करें विद इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में हाउ टू अरेंज देम, दैट्स द थिंग। क्योंकि थ्योरीज तो हमें पता है कंपटीशन में नहीं आनी होती, थ्योरीज का इंप्लीमेंटेशन आता है, दैट इज क्वेश्चंस, उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं। देन अब वो सारे जो थ्योरीज हैं उसको एट अ सडन हम कैसे अप्लाई करें और किस तरीके से अप्लाई करें कि टाइम बहुत ही कम लगे हमारा। सो एक बार ट्राई करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड। लुक एट, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें बच्चों, वेट फॉर अ मोमेंट। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल। पूछता है किसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल है। अच्छा, आप एक चीज देखो, मॉलिक्यूल्स पूछा है और ये क्या है, मास दिए हुए हैं, यानी हमको सिंपल से बात है कि इसको मोल्स में बिल्कुल चेंज कर लो। बिल्कुल, मैं पहले लेंदी आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बता दूंगा। आप देखो 7 ग्राम N2O है। अच्छा, तो आपको पता है N2O का अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ढूंढूं तो आपको पता है N2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। देखो तो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 एंड प्लस 16, कोई प्रॉब्लम। 28 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 8 6 14, 2 1 3 1 4, यही तो हो जाएगा 44। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो अब आपसे पूछे कि भैया नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास, इट्स 7 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 44। क्या कोई प्रॉब्लम है? चलो, अब आपको पता है जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसी के तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा, क्योंकि भैया 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो, अब मैं बात करूं 20 ग्राम H2। आपको पता है ये जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो लेस देन 1 आनी है। ये तो हमें पता चल गया, इतना समय नहीं, हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर हमें बात करें H2 की, तो आपको पता है H2 में फिर से नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास क्या है, 20, और H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2, ये सब जानते हैं। ये देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो भाई 10 हो गए, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर मैं बात करूं NO2 की, NO2 की, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, गिवन मास। गिवन मास कितना, 16, एंड 16 गिवन है, एंड नाइट्रोजन की कितनी होती है, 14 एंड 32। 14 और 32 क्या हो जाएगा, 14 एंड 32, दैट इज 4 2 6 3 1 4, 46। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, बिल्कुल आ गया 46, बिल्कुल। अब आप देखो फिर से जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, लेस देन 1। और चेक करूं 16 ग्राम SO2, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो। गिवन मास कितने हैं, 16, सल्फ SO2 का मॉलिक्यूलर मास 32 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 64। यही तो होता है, 32 प्लस 32 क्या कितने होते हैं, 64 ही तो होते हैं, 64। ये भी लेस देन 1 आएगा। अब आप पूछा है किसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिंपल सी बात है, किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है बच्चों। सर ये देखो, हाइड्रोजन का केस में नंबर ऑफ मोल 10 है, तो भैया 10 को 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा होएगा ना, तो आंसर तो हमारा क्या मिल गया, बी ऑप्शन है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। ये एक बिल्कुल डिटेल मेथड मैंने आपको बताया। अब आपको सपोज करो ये क्वेश्चंस आ गए और आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, यू हैव अ कमांड ओवर द थ्योरी, देन व्हाट विल यू डू। अगर हमारे पास अच्छी कमांड है थ्योरी पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझो बहुत अच्छे तरीके से। आपने देखा 7 ग्राम N2, तुरंत एस्टिमेट कर लो, अरे यार N2 का मॉलिक्यूलर मास तो 7 से ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स लेस देन 1 होने हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रोजन का, और यहाँ गिवन मास, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास तो 20 से कम है, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने हैं। फिर मैं बात करूं 16 ग्राम NO2, तो 16 आप जानते हो NO2 का मॉलिक्यूलर मास जो डेफिनेटली 16 ग्राम से ज्यादा होने, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स भी
कम होने हैं 1 से। और यहाँ SO2 की मैं बात करूं तो भैया SO2 में भी देखो कि भैया जो गिवन मास है वो मॉलिक्यूलर मास से कम है। तो यानी इन तीनों केस में नंबर ऑफ मोल्स आप देखते हो लेस देन 1 है, लेकिन इस केस में आप तुरंत एस्टिमेट करते हो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत पेन एंड पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत इसको एस्टिमेट करके टिक आउट कर सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चलो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम सॉल्व करें। दूसरे क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखो आपको काफ़ी बिग होता है। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बिग आए, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि इसको रीड करने में टाइम लगता है, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि जो बिग क्वेश्चन होते हैं ना उसका आंसर बहुत ईजी होता है, याद रखना, क्योंकि उसने उस क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दी, उसने सारा कुछ बता दिया होगा उस क्वेश्चन में। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर देखो क्या कहता है, हीमोग्लोबिन है, सबको पता है हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में होता है, उसमें कितने परसेंट आयरन है, 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट है। माना कि कहने का मतलब 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है, 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसमें 0.334 ग्राम आयरन है। यही तो इस स्टेटमेंट का मतलब है। Am I right? Yes. यानी हम कह सकते हैं कि 0.334 ग्राम आयरन के लिए आपको कितना ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हीमोग्लोबिन चाहिए। अब कहता है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67200। कहता है मॉलिक्यूलर वेट तो दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का, तो बोलता है बोलो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने प्रेजेंट है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बोलता है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत सिंपल है, पहले क्या ढूंढो, 0.334 ग्राम आयरन के लिए तुम्हें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए, 100 ग्राम। तो बताओ कि जो आपके पास 67200 ग्राम है, यानी 67200 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होंगे, पहले तो ये ढूंढ लेना कितने ग्राम आयरन होंगे। बहुत अच्छी बात है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम में इतने ग्राम है तो इतने में कितने हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे जल्दी बता दो, 67200 मल्टीप्लाई 0.334 डिवाइडेड बाय 100। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये और ये कैंसिल हो गया, यानी इतने ग्राम की तो बात नहीं है इसमें, इसने कहा है मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं इसको AMU में लिख देता हूं बच्चों, है ना, ताकि आपको डेटा में मोल्स के टर्म्स में लिखने की जरूरत ना पड़े। इस चीज़ को याद रखना, AMU लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ AMU, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया AMU। क्या कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर भी ग्राम हटा के लिख दो AMU। चलो इज इक्वल टू सॉल्व करके आ जाएगा AMU आयरन एटम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चलो, यानी मान लिया कि मेरे इसमें आयरन एटम आ जाएंगे अराउंड 22 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू फॉर्मूला बताओ पर मॉलिक्यूल में, क्या हो जाएंगे कि जो गिवन मास है, सपोज करो ये आपका गिवन मास है 672 इंटू 0.334 अपॉन जो आपका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास है वो है 56। इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आंसर क्या हो जाएगा? 4। एक चीज मैं आपको इस क्वेश्चन को, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो क्या आप मिस्टेक कर सकते हो, वैसे ऑप्शन देख के आप मिस्टेक नहीं करोगे, बट स्टिल मैं एक छोटी सी चीज आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं। एक मिनट, क्या क्वेश्चंस में एक छोटी सी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो आप समझो। इसमें कहा है मॉलिक्यूलर वेट और बोलता है प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल पूछा है, तो जब भी आपको 1 मॉलिक्यूल पूछा जाए तो यूनिट आपको AMU लेना है या U लेना है। अगर गलती से भी आपने ग्राम ले लिया तो बच्चों उस केस में हमें पता है कि हम मोल की बात कर रहे हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का केस आ जाएगा। तो इसलिए याद रखना, क्वेश्चंस अच्छे
से पढ़ लेना। हो सकता है इसमें तो बिल्कुल आसान है, इसमें वैसा मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई नहीं किया एवोगैड्रो नंबर से, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा मल्टीप्लाई कर दे तो चेक कर लेना किसका पूछा है, 1 मॉलिक्यूल का पूछा है या 1 मोल का पूछा है। अगर 1 मोल हो जाए तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस चीज को याद रखना। तो ये चीज मैंने भी लिखते वक्त लिख दिया था, तो ये गलत है, ग्राम कभी नहीं लिखना। जब मॉलिक्यूल पूछे तो यूनिट किस में लिखनी है, AMU। तो फाइनली आप कैसे लिख सकते हो डायरेक्टली, 100 ग्राम ही 100 AMU हीमोग्लोबिन में 0.334 AMU आयरन है, ठीक है। तो भैया 67200 AMU में कितने होंगे, 67200 मल्टीप्लाई 0.334 एंड डिवाइडेड बाय 100 AMU आयरन होंगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब इतने आपके AMU आयरन है और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हो जाएंगे जल्दी बता दो। गिवन मास, इतना मास है आपके 67200 में, तो क्या लिखोगे 67, ये और ये कैंसिल, 672 इंटू 0.334 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना है आयरन का, 56 AMU। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 4.01 के आसपास आ जाएगी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो ये चीजें समझना है आपको, कहाँ AMU और कहाँ ग्राम लगाते हैं। क्या मैं रब कर दूं, ज्यादा डिटेल बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो let's move to the next question. What is given here? The next question, read the question. ये मैंने आपको याद करो पूरी इक्विवेलेंट वेट में थ्योरी बताई थी, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। अगर आपसे पूछा जाए द वेट ऑफ मेटल क्लोराइड दिया हुआ है, क्या गिवन है, मैं तो आंसर देख ही नहीं रहा हूं क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका था। द वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इसमें दिया हुआ है कितना, x। उसके बाद पूछता है इज x ग्राम कंटेनिंग y ग्राम ऑफ मेटल, यानी जो वेट ऑफ मेटल है यानी मास ऑफ मेटल जो आपका गिवन है वो कितना गिवन है भैया, y ग्राम गिवन है। बहुत अच्छी बात है। तो बोलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल बताओ, जो जल्दी बताओ तो याद करो। क्लोराइड फॉर्मेशन में मैंने क्या बोला था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल यानी मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन। मास ऑफ क्लोरीन क्या होगा जल्दी बता दो, मास ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय 35.5। क्या बताया था आपको, देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल देखो आ गया सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल आ जाते हैं, तो आपको इतनी फास्ट कैलकुलेट करना है कि विद इन 30 सेकंड एक्सप्लेनेशन करने हैं। मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन अराउंड 30 मिनट्स और अबव 35 मिनट्स का जाए, बट इट डजंट मीन कि मैंने इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स लिए हैं। 10 क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है हार्डली 5 मिनट में टेक्निक के साथ, दैट्स क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन करना है, आपको समझाना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। बट फॉर यू हैव टू restrict yourself within 5 minutes. You have to solve each and every question. You have to find out such tricks by which you can easily solve this question within 5 minutes. So let's move to the next question. What is given here? चलो ये क्वेश्चन पता है बहुत लेंदी है, इंफिरिकल फॉर्मूला टेबल बना के हम इसमें क्या ढूंढते, देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। एग्जाम में हमेशा जब बड़े क्वेश्चन आ जाएं, लेंदी क्वेश्चन आ जाए, तो समझना वो कैलकुलेटिव नहीं है, वो आपके टेक्निक का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 1 मिनट होते हैं, तो इतना कैलकुलेशन नहीं हो सकता। जनरल हम इंसान है, कंप्यूटर थोड़ी है बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव द फॉलोइंग एनालिसिस। कार्बन कितना है 40%, बिल्कुल। हाइड्रोजन कितना है भैया 6.7%, ठीक है। तो भैया इसमें आपको पता चल गया कि टोटल मिला के अराउंड कितने हो गए 46.7%। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो यानी रिमेनिंग जो होगा वो ऑक्सीजन ही तो होगा, क्योंकि देखो आंसर में 2 जगह ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये तो हम समझ गए, कोई 100% तो है नहीं, थर्ड तो ऑक्सीजन ही होगा। बहुत अच्छी बात है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 46.7%, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 43.3% होंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी आपको डेफिनेटली पता चल गया कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होना है ये और ये तो होना ही नहीं है। वाह बहुत अच्छा, लो एस्टिमेट कर लिया। अब कहता है कि इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढना है। अब आपको मैंने टेक्निक बताई थी, बहुत बड़ा सा मेथड। वाह बहुत अच्छा, मैंने ऐसा लिख दिया सर जी। देखो तो मैंने क्या क्या किया था, याद है आपको?
बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत तो याद है। यहाँ पे मैंने लिखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन लिखा था परसेंटेज, लिखता था 6.7, देन 43.3%। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? फिर मैं मास लिखता था 12, 1 और ऑक्सीजन का 16। फिर मैं क्या करता था, डिवाइड करता था 40/12, देन मैं लिखता था 6.7/1, देन 43.3/16। फिर मैं इस दोनों को डिवाइड करके इस एक वैल्यू, जो वैल्यू आती थी वो लिखता था। फिर मैं स्मॉल होल नंबर में चेंज कर, इतने बड़े चीज़ें चेंज करके मुझे फॉर्मूला आता था। भाई मेरे पास नहीं समय है, बिल्कुल यही टेक्निक था। डू यू रिमेंबर? हाँ सर बिल्कुल था, आपने बताया था। लेकिन अब मुझे इतना समय नहीं है, आई हैव ओनली 30 सेकेंड एंड हाउ टू सॉल्व। मुझे तो पता है ए और डी तो होना नहीं। अब आपको पता है इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉलेस्ट रेशियो होता है क्या? और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बता दो। होल नंबर, एक्चुअल रेशियो। अब आप थोड़ा सा ट्राई करो तो बच्चों, ये देखो, क्या आपको ये लगता है क्या स्मॉलेस्ट रेशियो? देखो ये कट हो सका 1 to 1 यानी CH2O। वाह जी वाह सर, ये तो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या? बीलो हो गया। अब मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नहीं, ये टेक्निक है, थ्योरी है बच्चा, यही डिफरेंस है। अटेम्प्ट सब करते हैं, लेकिन किसी के पास कहते हैं ना पावरफुल टेक्निक होती है, और वो उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना के उड़ जाता है, और आप इसी क्वेश्चन के लिए इतना सारा बड़ा से बड़ा मेथड यूज करोगे। दैट्स द डिफरेंस। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जब मैं न्यूमेरिकल सेक्शन में आऊंगा तो मैं आपको टेक्निक्स पे टेक्निक्स देता जाऊंगा, और जब एट द एंड मैं जब अलग से बूस्टर सीरीज स्टार्ट करूंगा, उस बूस्टर सीरीज में आपको बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक से न्यूमेरिकल अप्रोच मिलेंगे। बट अभी नहीं, अभी हमारे पास बहुत समय है, हम उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन याद करो, क्या बोला है, एक बार पढ़ लूं क्वेश्चन को, बहुत अच्छी बात है। 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन है, मींस ये एक बकेट है और ये एक बकेट है, ठीक है। इस बकेट में अलग अलग सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या क्या सॉल्यूशन है इसमें? वॉल्यूम है 2.5 लीटर, यस सर, और मोलारिटी है 1 मोलर, बिल्कुल। दूसरा जो है आपका वॉल्यूम है 3 लीटर एंड मोलारिटी है 0.5 मोलर, ठीक है। अब बोलता है कि देन द फाइंड आउट द मोलर। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी अब इसको मैंने बकेट में ले आया, इन दोनों को मिक्स करके एक बिग बकेट में इंट्रोड्यूस किया। तो बोलता है, बोलो इसकी मोलारिटी क्या है जब दोनों को मिक्स किया? तो बहुत अच्छी बात है, याद करो मैंने एक टेक्निक बताया था सर, M1V1 प्लस M2V2, याद आया, इज इक्वल टू MrV1 प्लस V2, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला याद आ गया? बहुत अच्छी बात है। क्या सॉल्व कर सकते हो? M1 कितना है? 1, V1 कितना है? 2.5, M2 कितना है जल्दी बता दो? M2 है 0.5, V2 कितना है? 3, MR ढूंढना है। V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा? 2.5 प्लस 3 क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? 5.5 होगा क्या? होगा क्या? 3 लीटर प्लस 2.5 लीटर, यस। तो MR ये क्या आ जाएगा? 2.5 और 0.5 ये आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू MR 5.5। क्या कोई प्रॉब्लम है? MR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 प्लस 1.5 क्या होता है? 4/5.5 यानी 40/55, 8/11। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी आ जाएगा 0.7 के आसपास। कहाँ है 0.7? अरे वाह सर जी, लो आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पेन एंड पेपर उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बट आप डायरेक्ट भी बना सकते हो तुरंत। सर M1V1 प्लस क्या बोला? थ्योरी पे क्वेश्चन हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन ईजी पिक किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप देख सकते हो, जाके घर पे भी देखोगे ऐसे क्वेश्चन ही आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो डेफिनेटली है, इस साल आपके लिए कुछ स्पेशल थोड़ी लाना है, सेम ही तो लाना है। अगर 20 ईयर्स का पेपर आपने अपने मन से, अपने दिमाग से सॉल्व कर लिया, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। क्या आपने सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया अच्छे से? क्या मैं इसको रब कर दूं? बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रब दिस एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ूं। चलो अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा देखो,
क्वेश्चन एक बार पढ़ लूं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम ऑफ D2O टू दैट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। तो बोलता है भाई D2O तो जानते हो ना, D2O क्या पता है आपका, ये है 2,1H, घबराने की कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप्स है D2O। D2O मतलब ड्यूटेरियम, उससे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनते हैं। कहता है कि बताओ 2 ग्राम D2O में कितने नंबर ऑफ, पहले मैं नॉर्मल सॉल्यूशन दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो क्वेश्चन है। और उसके बाद बोला है कंपेयर करो कि 1.8 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो किसमें ज्यादा और किसमें कम, यही तो क्वेश्चन है। वाजिबा, आपको पता है D2O में, एक मॉलिक्यूल D2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा ढूंढ लो तो बच्चों। चलो, आपको पता है ये है हाइड्रोजन का, ये जो ड्यूटेरियम है यही तो है 2,1H। अच्छा 2,1H में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बता दो तो। आपको पता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, बहुत अच्छा, 2 बार है तो क्या लिखोगे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा H2O में आपको पता है ये कौन सा आइसोटोप है 1,1H, 1,1H में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जल्दी बता दो भाई, 1 ही तो होते हैं। तो चलो H2O में 1 मॉलिक्यूल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, H2O में आपको पता है हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 × 2 और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। अरे वाह जी वाह, देखो आप, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब अभी भी काम यहां पे नहीं हुआ है, समझना। अब आपको पता है 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया 2 ग्राम में पहले कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये ढूंढ लो, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है कि भैया D2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, D2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 × ये मास होते हैं 2 + 16, तो कितने हो जाएंगे 2 × 4 20 ग्राम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपको पता है 20 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जल्दी बता दो, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, किसके D2O के। तो बताओ 20 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो क्या लिखोगे 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कोई प्रॉब्लम, ओ मल्टीप्लाई बाय 10 भी तो करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स, खत्म बात। आपके पास कितने ग्राम है D2O के, 2 ग्राम है, 2 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 20, यानी कितना हो जाएगा 10, ये 10 और 10 कैंसिल, यानी हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, यानी D2O के 2 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन मिले। क्या कोई प्रॉब्लम है। चलो थोड़ा मैं इधर बढ़ता हूं। अब वाटर के पूछे तो आपको पता है भैया वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं क्या, बिल्कुल एकदम सही बात है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1.8 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1.8 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, या पहले मैं कर लूं कि 18 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल आपको पता है 18 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पार्डन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हम आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोलो 1.8 ग्राम H2O में कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड बाय 10, क्या कोई सॉरी डिवाइडेड बाय 18, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये कैंसिल, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6.022 × 10⁻23। देखो दोनों केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 6.022 × 10⁻23, यानी आंसर क्या हो जाना है, मैं इधर आ जाता हूँ, आंसर क्या हो जाना है सेम, यानी 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब बोलोगे सर इतना बड़ा इतना लेंदी करना है, इतने लेंदी में तो 5 में नहीं चलेगा और आप कह रहे हो 5 में मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। बिल्कुल बच्चा मैं अभी भी सही हूं, नहीं मैं अब ये तो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया कि ऐसे अप्रोच होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं इसको समझो। वेट फॉर अ मोमेंट।
इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। आंसर तो सेम होना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देखो थोड़ा एस्टिमेट करो, D2O है 2 ग्राम, तो तुरंत आप अपने मन में कैलकुलेशन कर लो कि भैया नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो भैया D2O में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2/20 यानी 1/10, तो 1.8 ग्राम H2 में कितने मोल्स हैं, 1/10। जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है और आपको पता है आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में जो आपके आइसोटोप्स हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सेम होते हैं। जब मोल्स भी सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, चाहे आइसोटोप का केस हो, तो क्या सेम आंसर नहीं आएगा क्या? तो इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सीधा मोल्स चेक करो, काम खत्म। भैया D2A मतलब 21H और हाइड्रोजन मतलब 11H, तो देखो सब में इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले होते हैं ना। जब इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ मोल्स है तो इतना लेंदी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, तुरंत टिक मारो, सेम पे आंसर आ जाओ। क्या कोई प्रॉब्लम है, गलत बोला क्या मैंने? 2/20, क्योंकि D2O का मॉलिक्यूलर मास तो 20 ही होता है ना, और 1.8/18 तो 1/10, तो हो तो गया। इतनी लेंदी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, 15 सेकंड में हो जाएगा, देखने के साथ कंप्लीट। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मत कहना कि सर आप तो ऐसे बोल देते हो कि बहुत आसान है। बिल्कुल बच्चों, मैं चाहता हूं ये आसान आप भी बोलो, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको देना। यू पीपल हैव टू फेस एग्जाम, सो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। मेरे नॉलेज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नॉलेज से मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि याद रखना बच्चों, टीचर को महान स्टूडेंट बनाते हैं। टीचर कभी किसी स्टूडेंट को महान नहीं बना पाया। अर्जुन के चलते द्रोणाचार्य को लोग जानते हैं, द्रोणाचार्य के चलते अर्जुन को नहीं। एकलव्य के चलते द्रोणाचार्य को याद रखते हैं, द्रोणाचार्य के चलते एकलव्य को नहीं है। महान आपको बनाना है मुझे, मैं आपको क्या महान बना सकता हूं? मैं तो बस जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। चलो बच्चों जल्दी से 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, अरे वाह जी वाह, एक बार फिर से पढ़ लूं। द वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज x ग्राम। जो वेट है मेटल ऑक्साइड का वो दिया हुआ है, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना ग्राम दिया हुआ है, जल्दी बता दो बच्चों, x ग्राम दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कंटेनिंग ऑफ y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो वेट ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना गिवन है, जल्दी बता दो, y ग्राम गिवन है, बहुत अच्छा। तो बोलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछे, बहुत अच्छी बात है। आप याद करो ये भी क्वेश्चंस मेरे थ्योरी के हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ मेटल। ऑक्साइड का मास दिया ऑक्सीजन का, तो मेटल का वेट क्या होगा, जल्दी बता दो, x माइनस वाई होगा ना? बिल्कुल यस सर, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का मास हटा दो तो आ जाएगा क्या, x माइनस वाई अपॉन मास वेट या वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 8। तो क्या आंसर है, जल्दी बता दो, 8 y कंटेनिंग y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है, 8x माइनस वाई अपॉन y, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छे से देख लो, इफ द वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड में से y हटा दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, मास या बोलो वेट ऑफ मेटल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, मास ऑफ मेटल, और डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो मैं इसको रब करता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको बताया था ये बहुत सिली चीज है, ये चीजें आप इजीली कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन और ऐसा ही सिस्टम बताऊं जिसे आपने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें एकदम बेसिक नॉलेज, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, डायमेंशन ढूंढना, सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना, साइंटिफिक नोटेशन ढूंढना, जो कि आप फिजिक्स में भी आता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा मुझसे कहते हो तो मैं एक डिफरेंट, मैंने उसको अलग से रख लिया है, तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक डिफरेंट वीडियो उसके बना दूंगा। क्लियर टू यू? चलो जल्दी बता दो सिग्निफिकेंट फिगर। आपको पता है ये तो हम देखते ही नहीं है, ये वाला देखते हैं, कितने 1 2 3 एंड 4। सो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, 4। ये तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, यानी हर तरह से तैयार रहो बच्चों, इतने इजी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 30% NaOH। क्वेश्चन समझना, मोल फ्रैक्शन पूछा है, मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद करो मैंने बताया था काई ए मान लिया इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। अब पूछा 30% है, यानी मैं मान लेता हूं मास ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम मान लूं।
ठीक है। और आपको पता है मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट या मास बोल दो, ऑफ NaOH का क्या होता है, जल्दी बता दो तो बच्चों। आपको पता है 23 इसका होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। 16 + 1 17, 17 + 23 कितना हो गया 40 ग्राम। तो बताओ इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स NaOH के क्या होंगे, गिवन मास 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 40, यानी हो जाएंगे 3/4, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। और यही तो आपका क्या है, सॉल्यूट है। बिल्कुल अच्छी बात है। अब बात करूं कि 30 ग्राम जो है NaOH है, तो बचा कितना 100 में से 70। तो भैया एक्वस पूछा है तो जल्दी बता दो, मास ऑफ वाटर कितने होंगे, मास ऑफ वाटर हो जाएगा 70 ग्राम। ठीक है, तो बोलो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, मॉलिक्यूलर, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है याद रखना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 18 ग्राम लिखूंगा क्या। तो चलो अब अगर पूछा जाए, मैं इस तरफ आ जाता हूं थोड़ा सा, अब अगर पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स बताओ वाटर के, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, तो आपको पता है गिवन मास कितना है 70, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, ये आपका सॉल्वेंट आ गया और ये आपका सॉल्यूट आ चुका। तो बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट फॉर अ मोमेंट, मैं लिखूंगा XA इज इक्वल टू NA के जगह क्या लिखोगे 3/4, उसके बाद अपॉन NA 3/4, इसको सॉल्व कर सकता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं ये आ जाएगा 35/9, क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सकता है, ये अगर मैं एस्टिमेट कर दूं तो ऑलमोस्ट वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 9 4 क्या होता है 36 होता है, तो मैं एस्टिमेशन करके इसको 4 लिख देता हूं। और 3/4 को सबको पता है क्या होता है 0.75 होता है, तो 0.75 + 4, तो क्या हो जाएगा XA इज इक्वल टू 0.75 अपॉन 4.75, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो एस्टिमेशन से वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.16, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इतने बड़े कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इन क्वेश्चनों में थोड़ी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी आप एस्टिमेट करके बना सकते हो 30 और अपॉन 40, क्योंकि 30 मतलब NaOH और 40 इसका मॉलिक्यूलर 3/4 और वाटर का कितना होगा 70/18 यानी 4, तो आप यही डायरेक्ट डिवाइड करके बना सकते हो, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। चलो सिग्नल मुझे मिल चुका है, तो मैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं और आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन रीजन आप जानते हो, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपके मार्क हैं कि अगर बोथ असर्शन और रीजन सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप ए पे टिक करना, ए ऑप्शन पे टिक करना है। और सिमिलरली ABCD, क्या आप एक बार देख लो इसको, और वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन में आ जाता हूं, क्या ये क्वेश्चन है, कहता है NaOH + H3PO4 से बना है Na2HPO4। अच्छा Na2HPO4 कब बना है, जब इसने, ये कैसे लूज हुआ होगा, जब इसने लिखा होगा 2H+ एंड HPO4-, तभी तो Na इसके पास आया और Na2HPO4 बना, यानी H3PO4 में 2 हाइड्रोजन लूज किया, यानी इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जल्दी बता दो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n मतलब क्या बेसिसिटी इन केस ऑफ एसिड, तो देखो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम मैंने पहले करवाया था आपको एग्जाम, जब मैं क्लास ले रहा था, बिल्कुल, कि किस तरीके से हम ढूंढते हैं कि इक्विवेलेंट वेट वेरी करता है, इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है लेकिन 2 रिलीज किया, इसलिए m/2, अगर तीनों रिलीज कर देते तो बनता m/3, अगर एक रिलीज करते तो m/1। तो जल्दी बताओ इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पीछे पलट लूं, इफ बोथ असर्शन, दोनों सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, जो आपके दिए होंगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों, क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने 10 अच्छे 10 क्वेश्चन पिक किए थे ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। सो बच्चों समय आ चुका है, आप घर में प्रैक्टिस करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर कोई दिक्कत है देन डेफिनेटली इन्फॉर्म मी। सो खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।